हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शॉक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा, कॉमनली हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि उस पर्सन को शॉक आ गया है। सो व्हाट इज़ शॉक? इस बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसके टाइप स्टडी करेंगे और शॉक के दौरान होने वाले जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो फंक्शनल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं शॉक के बारे में। देखिए, शॉक को हम सर्कुलेटरी फेलियर भी कहते हैं, यानी कि शॉक में होता क्या होगा। शॉक में आपका जो सर्कुलेशन है वो फेल हो जाता है। सर्कुलेशन फेल होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जिन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है ताकि वो ऑक्सीजन ले सकें, तो उन तक पहुंचने वाला जो ब्लड है वो आपका इनएडिक्वेट हो जाता है, वो पर्याप्त नहीं होता है। तो पर्याप्त ब्लड ना पहुंचने की वजह से आपकी सेल्स की मेटाबॉलिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपकी सेल्स जो हैं वो एक शॉक की कंडीशन एक्सपीरियंस करने लग जाती हैं। शॉक कंडीशन मीन्स टू से उनके पास जो ब्लड पहुंच रहा है वो कम पहुंच रहा है। ब्लड कम पहुंच रहा है मतलब उनके पास जो ऑक्सीजन का अमाउंट जा रहा है वो भी क्या जा रहा है, कम जा रहा है। तो लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में आपका सेल्स जो है वो शॉक की तरह उनको फील होता है कि हमें एक शॉक एक्सपीरियंस हो रहा है। जैसे ही उनको शॉक कंडीशन एक्सपीरियंस होती है तो शॉक क्या करता है, उनके सर्कुलेशन में चेंज लेके आता है। उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करना शुरू कर देता है और उनका कार्डिक आउटपुट भी घटा देता है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर और कार्डिक आउटपुट दोनों घटते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका एक कंडीशन जनरेट होती है जिसे आप हाइपोक्सिया कहते हैं। अब सबसे पहले आप ब्लड प्रेशर को समझ लीजिए। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि आपका ब्लड जब फ्लो करता है तो वो अपनी वेसल्स पर, अपनी वेसल्स यानी कि अपनी आर्टरीज पर, वेन्स पर कितना दबाव डालता है। सो जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर आपका ब्लड अपनी वेसल्स पर डाल रहा होगा वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। अगर वो आपका जितना दबाव उसे डालना चाहिए फ्लो करने के लिए, अगर वो उतना ही डाल रहा है, दैट इज़ आपका, अगर आप वैल्यू चेक करेंगे एडल्ट के अंदर तो 120/80 mm ऑफ Hg। अगर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की वैल्यू ये आती है, दैट मीन्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू घटती है तो आप कहेंगे हाइपोटेंशन, और अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो आप कहेंगे हाइपरटेंशन। सो आपका क्या होता है, जब शॉक की कंडीशन होती है तो ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप कर जाता है। सो और कार्डिक आउटपुट भी ड्रॉप कर जाता है। कार्डिक आउटपुट का मतलब ये है, आप जनरल उसमें समझिए, कितना आपका हार्ट जो है वो ब्लड पंप आउट कर रहा है, ठीक है, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है एक हार्ट रेट में। सो आप ये देखेंगे कि ये इवेंट्स जब होते हैं, बीपी कम होता है, कार्डिक आउटपुट कम होता है, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होती है। हाइपो का मतलब लो, ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इस कंडीशन को आप हाइपोक्सिया कहते हैं। और हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है, साथ ही साथ आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि ब्लड कम हो चुका है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन भी कम हो चुकी है और ब्लड में ही आपके न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो आपकी जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी आपका इनएडिक्वेट होती है, उनको पर्याप्त न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाते हैं। और आपका चूंकि सर्कुलेटरी फेलियर हो चुका है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, तो आपका जो वेस्ट है, क्योंकि ब्लड जो है वो वेस्ट रिमूवल भी करता है, अब ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है तो आपका बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो जमा होने लग जाते हैं, वो एक्सक्रीट नहीं होते हैं, वो सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं, तो वेस्ट का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। अब बात करते हैं ये शॉक कितने तरीके का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शॉक। देखिए, बेसिकली अगर आप शॉक को पढ़ेंगे तो शॉक आपके 5 तरीके के होते हैं। पहला है हाइपोवोलेमिक शॉक, सेकेंड कार्डियोजेनिक, थर्ड सेप्टिक शॉक, फोर्थ न्यूरोजेनिक शॉक एंड फिफ्थ इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। वन बाय वन करके हम इनकी डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, एज द नेम सजेस्ट, हाइपो मीन्स लो एंड वोलेमिक मतलब, वोल मतलब वॉल्यूम एंड इक मतलब ब्लड, यानी कि इस कंडीशन में आपके ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ओके, इसमें आपका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो आपके अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, कितना कम होता है, अगर 15 से 25% तक का आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन, एक हेल्दी अडल्ट पर्सन के अंदर ब्लड देखेंगे तो नॉर्मली हमारे अंदर 5 से 6 लीटर आपका नॉर्मल ब्लड होता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन का ब्लड का वॉल्यूम आपका मान लीजिए 6 लीटर है, तो इस 6 लीटर में आपका अगर वो 1 या 1.5 आपका या 2 लीटर रह गया है, दैट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा आपका ब्लड वॉल्यूम का लॉस हो गया है। सो इस कंडीशन में आपकी सेल्स को ब्लड कम पहुंचता है, तो उनको जो शॉक लगता है उस शॉक को आप हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। ये आपका जब होता है तो चूंकि अब आपका ब्लड ही कम है, ब्लड का वॉल्यूम ही कम है, तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा और कार्डिक आउटपुट भी कम होगा और वीनस रिटर्न भी आपका कम ही होगा। तो ये सारी सिचुएशन कब आ सकती हैं, कब किसी पर्सन को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है? देखिए, इसका कारण आप इजीली समझ सकते हैं। ब्लड का लॉस होगा
तो ही आपका ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा। तो ब्लड का लॉस कब हो सकता है? जब किसी को बहुत सीवियर हेमरेज हो। हेमरेज का मतलब ब्लड लॉस हो सकता है एक्सटर्नल ब्लड लॉस हो सकता है इंटरनल ब्लड लॉस हो। तो अगर किसी को आपका हेमरेज है, ब्लड लॉस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उस दौरान आपका ब्लड लॉस हुआ है, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन एक्सपीरियंस हो सकती है। उसके अलावा अगर एक्सटेंसिव बर्न हुए हों, एक्सटेंसिव बर्न के केस में भी हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है वो घट जाता है। या तीसरा कारण हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया हुई हो, इस केस में भी हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो उस केस में जो कंडीशन जनरेट होती है शॉक की, उसे आप हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। अब बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक की। कार्डियो का मतलब यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि इस शॉक में आपका जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो रहेगा हार्ट। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल के लिए किसी को एक एक्यूट हार्ट डिजीज़ है जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये वाली कंडीशन में क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कैसी कंडीशन है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हमारे हार्ट के चारों ओर आपका जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसमें इन्फार्क्शन होने लग जाता है। इन्फार्क्शन का मतलब है उसमें आपका जो उसके टिश्यूज़ हैं, उसके जो नॉर्मल मसल्स हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं। तो आपका क्या होता है? कार्डियोजेनिक शॉक तब आ सकता है जब आपको कोई एक्यूट हार्ट डिजीज़ जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, जिसमें हमारी हार्ट की मसल्स जो हैं वो आपका डैमेज होने लग जाती हैं। अब चूंकि हार्ट की मसल्स ही डैमेज हो चुकी हैं तो हार्ट जो है वो कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पाता। कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पाएगा तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्या कर जाता है? ड्रॉप कर जाता है। उस वजह से जो शॉक क्रिएट होता है उसे आप कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। अब बात करते हैं सेप्टिक शॉक की। तो सेप्टिक का मतलब ये है, सेप्टिक वर्ड सेप्सिस से आया है। सेप्सिस का मतलब होता है एक्टिव इन्फेक्शन इन ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड में अगर कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन आ गया है, वो किसी वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, तो उसकी वजह से जो शॉक क्रिएट होगा उसे आप सेप्टिक शॉक कहते हैं। जब भी आपके ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आता है तो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को आपका इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट होता है और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के रिलीज को ट्रिगर करता है। तो आपके ब्लड में जैसे ही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का रिलीज बढ़ेगा, ये मास्ट सेल्स के अंदर आपका हिस्टामिन हो गया, ठीक है, और ऐसे अदर आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जैसे कि ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइनिन्स, ये सब क्या करते हैं? ये ट्रिगर हो जाते हैं जैसे आपका सेप्टिक शॉक की कंडीशन एक्सपीरियंस होती है, तो इनका रिलीज शुरू हो जाता है और ये ब्लड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और सेप्टिक शॉक की वजह से होने वाली जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को सेप्टिक शॉक हुआ है तो उसके डेथ रेट्स के जो रेट देखे गए हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सेप्टिक शॉक के भी वही सिम्टम होंगे। इसमें एक नया सिम्टम निकल के आता है, इसमें मेंटल स्टेट जो है पर्सन की वो डिटेरियोरेट होने लग जाती है, गड़बड़ाने लग जाती है। और दूसरा सिम्टम तो इसका भी वही है, इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है। जो फोर्थ टाइप का आपका शॉक है वो है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब ये है कि इसमें आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें कोई डैमेज हो रहा है, इस वजह से आपका शॉक की कंडीशन आ रही है। ये कब आ सकती है? अगर आपको अचानक से कोई पेन प्रोड्यूस हुआ है, शॉर्ट टर्म में आपको कोई एक पेन प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेन। इसके अलावा अगर आप बहुत इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उस केस में भी किसी किसी को न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन आ जाती है। अलावा इसके अगर किसी को एनास्थीसिया दिया गया है स्पाइनल कॉर्ड में, या उसका स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हो गया है, उस केस में जो आपका कंडीशन जनरेट होती है शॉक की, उसे आप न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। और ये आपका कंडीशन, न्यूरोजेनिक शॉक कंडीशन आने में भी आपका जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है और वेसल्स जो हैं वो डायलेट कर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड वेसोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन। अब बात करते हैं लास्ट टाइप का जो हमारा शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक बहुत कॉमन टाइप का शॉक है। ये उन पेशेंट को देखने को मिलता है जो बहुत सेंसिटिव टाइप के होते हैं। सो दोज इंडिविजुअल्स हु आर वेरी सेंसिटिव टू दी सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक ऐसी ड्रग थी जो आपका बहुत वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती थी, पर इसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि जो सेंसिटिव पीपल थे उनके अंदर उस इन्फेक्शन से ज़्यादा फैटल उनके अंदर ये एनाफाइलेक्टिक जो रिएक्शन आती थी, ये जो शॉक आता था, ये ज़्यादा सीवियर होता था, ज़्यादा फैटल होता था। तो होता क्या एनाफाइलेक्टिक शॉक में आपका, जैसे ही ये पेनिसिलिन, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाती हूँ। पेनिसिलिन अगर आपने एडमिनिस्टर करा तो आपका इम्यून सिस्टम, अगर आप सेंसिटिव हैं तो आपका इम्यून सिस्टम इस पेनिसिलिन को एज अ एलर्जन मान लेता है, तो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देता है। और उस एलर्जिक रिस्पॉन्स के ट्रिगर होने की वजह से आपके वेसल्स जो हैं वो डायलेट करने लग जाते हैं और हिस्टामिन रिलीज होने लग जाता है, आपका ब्रेडिकाइनिन रिलीज होने लग जाता है। एज अ रिजल्टेंट वीनस पूलिंग बढ़ती है, हाइपोटेंशन होता है, हाइपोक्सिया होता है, और आपका इन अ मैटर ऑफ मिनट आपका पर्सन की जो है वो डेथ भी हो सकती है अगर आपने उसके एनाफाइलेक्टिक शॉक को एज सुन एज पॉसिबल आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया। सो एनाफाइलेक्टिक शॉक इज़ वेरी
dangerous kind of shock, and it happens in those patients who are very sensitive to certain substances, certain drugs. एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर पेनिसिलिन का दे रखा है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सल्फोनामाइड से भी एलर्जी होती है। देर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स हु हैव सेंसिटिविटी टू सर्टेन सब्सटेंसेस। सो ये हमने शॉक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जब हमें शॉक की कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनको स्टडी। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की, तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब जब आपको कोई कंडीशन आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको शॉक हुआ है, किसी भी प्रकार का शॉक हुआ हो, तो आपकी बॉडी के फंक्शंस कैसे बदल जाते हैं। तो उसमें एक तरीका है कि आपकी बॉडी जो है वो उस शॉक को कंपनसेट करने लगे। दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेटेड शॉक। कंपनसेट करना मतलब उसकी पूर्ति करना। शॉक हुआ है तो शॉक के अंदर जो भी सिम्टम्स आए हैं उन सिम्टम्स को वो सही करने की, उसको रिवर्स करने की कोशिश करे, उसको पूरा करने की कोशिश करे, उसे कहते हैं कॉम्पनसेटेड शॉक। तो इसको देखिए आप, इस फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं। जब आपको शॉक की कंडीशन लगती है तो आपका कार्डियक आउटपुट भी घट जाता है, ब्लड प्रेशर भी घट जाता है और वीनस रिटर्न भी घट जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर ये शॉक की कंडीशन आएगी तो ये लक्षण आपकी बॉडी शो कर रही होगी। उस समय आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी दो काम करना शुरू करती है। एक, वो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो आपके बैरोरिसेप्टर्स रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करता है। बैरोरिसेप्टर्स जैसे एक्टिवेट होते हैं वो दो काम करते हैं। एक, वो आपके हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं और दूसरा आपकी वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। यानी कि आपकी वेसल्स पहले इस तरीके से थी, अब उनके वो कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा देंगे तो आपकी वेसल्स जो है वो अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करने लग जाएंगी। तो वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो इसके अंदर बहने वाला ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ बहेगा, तो ब्लड प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर गया है, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कर गई है। वहीं दूसरा जो स्टेप आपका इस दौरान होता है वो ये होता है कि आपका एक और आपके सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन हो रहा होता है, दूसरी ओर आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का रिलीज़ बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए शॉक में क्या है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, ऑलराइट। तो आपका जो दूसरा सिस्टम है वो भी अपनी तरफ से मदद करने की और कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। वो यूरिन के फ्लो को कम करके आपकी बॉडी के वॉल्यूम को बढ़ाने, फ्लूइड के वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, यूरिन के फ्लो को रोक देता है। तो यूरिन का फ्लो रुक जाएगा तो आपकी बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एंजियोटेंसिन 2 भी आपका रिलीज होता है और ये दोनों ही आपका क्या करते हैं, आपके ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस के बाद आपका ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यानी कि आपकी जो कंडीशन थी कार्डियक आउटपुट की वो अब आपका बढ़ जाएगी। कार्डियक आउटपुट आपका, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड आपके हार्ट में पहुंच रहा होगा उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट करके देगा। तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो आपका ज़्यादा दबाव पड़ेगा आपके ब्लड का, ज़्यादा दबाव आपका ब्लड अपनी वेसल्स पर डालेगा तो बीपी भी इंक्रीज़ करेगा और वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा। तो ये तीनों लक्षण क्या कर रहे हैं, देखिए आप धीरे धीरे ये कंपनसेट कर रहे हैं और इन तीनों को इन्होंने क्या कर दिया, इन तीनों ही लक्षणों को इन्होंने घटा दिया। अब आपके ना तो कार्डियक आउटपुट आपका घटा हुआ रह गया, ना बीपी, ना वीनस रिटर्न। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू आपका जो शॉक की कंडीशन है वो आपका अपने आप को कॉम्पनसेट करती है। अब बात करते हैं अनकम्पेंसेटरी मैकेनिज्म की। अनकम्पेंसेटरी मैकेनिज्म यानी कि इसमें जब शॉक की कंडीशन है और आपका कार्डियक आउटपुट घटा हुआ है, बीपी घटा हुआ है, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, इस कार्डियक आउटपुट को और इस बीपी को घटाने की जगह पे इसे बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर रही है जिन चेंजेस के आने के बाद रिजल्ट ये निकल के आएगा कि कार्डियक आउटपुट भी आपका और ज़्यादा घट जाएगा और ब्लड प्रेशर आपका और ज़्यादा घट जाएगा। ये कैसे करेगी, देखिए जब आपको शॉक लगा हुआ है तो आपको पता है कि आपके हार्ट में जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी घटी हुई है, ऑक्सीजन सप्लाई घटी हुई है, वेस्ट का एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी क्या करने लग जाती है, आपके हार्ट मसल्स को और डैमेज, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो आपकी हार्ट मसल्स में डैमेज और बढ़ने लग जाता है। अब जब ये सिचुएशन होती है तो आपका ये कंडीशन क्या करती है, फर्दर आपके हार्ट में मसल्स को प्रोग्रेसिवली डैमेज करने लग जाती है और डैमेज ऐसा हो जाता है कि अब आप उसे रिवर्ट नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर देता है। तो इरिवर्सिबल डैमेज होने के बाद आपके हार्ट में प्रोग्रेसिव फेलियर होने लग जाता है, हार्ट फर्दर आपका डिटोरेट होने लगता है। अब चूँकि हार्ट आपका फेलियर होने लगा है तो हार्ट से जो ब्लड आपका पंप आउट होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है और वही ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंचती है तो उसकी डिलीवरी भी आपकी शॉर्ट हो जाती है, तो आपके ब्रेन को जो ऑक्सीजन पहुंच रहा था वो भी कम हो जाएगा।
अब जब ऑक्सीजन आपके ब्रेन को कम पहुंचेगा, तो ब्रेन तो आपको पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन, तो आपके ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपका ब्रेन भी क्या कर जाएगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन आपका डेड कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है ना, और आपका कंप्लीट आपका सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है। ये देखिए बिल्कुल भी कॉम्पनसेट करने की कोशिश नहीं कर रही है, जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को ये बिल्कुल भी सही करने की कोशिश नहीं कर रही है, उसको ये और ही ज़्यादा प्रोग्रेसिवली डिटेरियोरेट करने की कोशिश कर रही है। इसको आप अनकम्पनसेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। और साथ ही साथ दूसरी फिजियोलॉजिकल चेंज क्या आएगी, आपकी जो कैपिलरीज थी जो कि डैमेज हो चुकी थी कम ऑक्सीजन होने की वजह से, और वेस्ट प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा था, तो आपकी जो परमेबिलिटी होती है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कैपिलरी थी, ठीक है, इसमें अब आपका क्या था, ये कैपिलरी आपकी धीरे धीरे डैमेज होने लग गई थी, ठीक है, और इनके अंदर ये डैमेज क्यों हो रही थी, क्योंकि इनमें जो ऑक्सीजन जाता था वो कम हो रहा था, और जो वेस्ट था वो अब सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, तो इसी के अंदर जमा होने लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है, ऐसा करने से आपकी जो ये कैपिलरी होती है इसमें आपके छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, और इसके अंदर जो ब्लड बहता है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये ब्लड आपका अपनी कैपिलरी से निकलकर बाहर आने लग जाता है टिश्यूज़ के अंदर, तो आपके ब्लड में जो अब वॉल्यूम था वो आपका फर्दर और ही कम हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लड वॉल्यूम और ही कम हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम जब और ही कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी आपका कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये दो प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस शॉक के दौरान हमारी बॉडी में आते हैं, एक है हमारी बॉडी के अंदर कॉम्पनसेटरी शॉक, दूसरा है अनकम्पनसेटरी शॉक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।